तो आज जो नया टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए विश्व का क्षेत्रीय भूगोल के बारे में अध्ययन करने से पहले जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। और मैंने जो सिलेबस में बताया था डिस्कस करके ध्यान रखना है कि जो बड़े सिलेबस बनते हैं उनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वो सबसे पहला टॉपिक है और उसके बारे में अपन उसकी जो क्षेत्रीय अध्ययन है उसकी चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। अब अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो सबसे पहले उसमें ज्योग्राफिकल जो लोकेशन होती है किसी भी देश की या कंट्री की या महाद्वीप की, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना है कि आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये ध्यान रखना है कि कहाँ स्थित है। तो ये भी आपको बता दूं कि पिक्चर में जो देशांतर है पूर्वी देशांतर और 141 जो है ये देशांतर तक एक विस्तार है। 95 डिग्री जो देशांतर है और 141 तक इसका पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार पाया जाता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान रखना है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वो जावा जो द्वीप है इसके जस्ट ऊपर वाले एरिया में जो सीधी लाइन जाती है 0 डिग्री अक्षांश की। तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे भी और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में भी ये कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद आता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस किस देश से ये घिरी हुई है, इसकी सीमाएं किस किस देश से टच होती हैं। अगर देश नहीं है तो समुद्री जो सीमा है उससे टच होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी क्षेत्र में चीन पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि चीन के दक्षिणी क्षेत्र में ही दक्षिणी पूर्वी एशिया की स्थिति बताई गई है जो आपके मैप में है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो पश्चिमी पोर्शन आता है ये ध्यान रखना है कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भारत की स्थिति है। उसके नीचे वाले क्षेत्र में जब आप आते हो तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूर्वी क्षेत्र में ये पाया जाता है। अंडमान सागर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मर्तबान की खाड़ी है, ये ध्यान रखना है। उसके निचले वाले पोर्शन में हिंद महासागर पाया जाता है। हिंद महासागर के नीचे वाले पोर्शन में ये ध्यान रखना है कि जावा सागर है और जावा सागर ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिणी पोर्शन के अंदर हिंद महासागर का ही हिस्सा है और पूर्वी क्षेत्र में ये ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर से ये लगा हुआ है। उसमें ये ध्यान रखना है कि इसका विस्तार स्थिति की पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में और पश्चिम में। तो ध्यान रखना है उत्तरी क्षेत्र में चाइना, पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर, दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भारत और उसका दक्षिणी क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ध्यान रखना है। ये इसकी जो स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि चारों साइड से जो समुद्री सीमा है जो घिरी हुई है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं कई बार आपके मैप में भरने के लिए भी आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये द्वीपों की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो आप एटलस में देख के इनका अंदाजा लगाओगे तो कई बार ये मैप में भरने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि सोलोवासी, ये है बोर्नियो, ये ध्यान रखना है। तो उसके पूरे जानने के बाद ध्यान रखना है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने देश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो देश है दक्षिण पूर्वी एशिया में वो 11 देश है। ये बात ध्यान रखनी है। कुछ लोगों को मानना है कि 10 देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक बारीकी को आप समझेंगे और देशों के नाम भी आपको गिनने होंगे। ये ध्यान रखना है, ये म्यांमार है, ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, जावा एंड सुमात्रा, ये जो द्वीप है ये इंडोनेशिया के द्वीप है। और एक और देश पड़ता है यहाँ पे पूर्वी तिमोर, ये ध्यान रखना है। और उत्तरी क्षेत्र में ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है यहाँ पे फिलीपींस में जो द्वीप समूह है, ध्यान रखना है कि फिलीपींस में 3 बड़े द्वीप है। जो लुनोस है इसी पे फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है और ये जो मिंडनाओ है ये फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है, इसके विस्तार में आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ईरियल जाया ये एक द्वीप है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये टोटल 11 कंट्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको सभी को पता होना चाहिए कि मैप के हिसाब से अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो उसमें मैप आपको बनाना जरूरी है, तो उससे कम से कम देख के अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने देख ही ली है कि किन से ये घिरा हुआ है।
उसके बाद आती है यहाँ की क्लाइमेट की बात। ये ध्यान रखना है कि क्लाइमेट जो है, जलवायु के बारे में चर्चा की जाएगी। जलवायु जो यहाँ की है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जलवायु एक तो गर्म है। गर्म में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गर्म भूमध्य रेखा के आसपास या उसके नजदीकी वाले क्षेत्र में जो देश आते हैं वहां की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, गर्म पाई जाती है। दूसरी कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो देश आते हैं वहां पर बरसात की मात्रा अत्यधिक होती है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपको जलवायु में ध्यान रखना है कि आर्द्र, ये जो आर्द्र क्षेत्र आता है ये ध्यान रखना है, ह्यूमिड कंडीशन होती है। और आर्द्र में आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमिड कंडीशन जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बरसात होती है वहां की जलवायु किस प्रकार की पाई जाएगी, आर्द्र प्रकार की पाई जाएगी। तीसरी कंडीशन, जलवायु की जो भिन्नता में फर्क पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले इलाके हैं, ऊपर वाले इलाके से मतलब कि दक्षिणी चीन के नीचे वाला जो इलाका है वो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे भारत से लगा हुआ क्षेत्र। यहाँ पे भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वतीय श्रृंखला है अराकान योमा। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये बिल्कुल बॉर्डर पे लगी हुई है। और उसके नीचे वाले इलाके में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि सुमात्रा के बीचों बीच में पहाड़ी है, ब्रुनोई के बीचों बीच में यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ जावा के बीच में है। तो ये जहां जहां है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूरे इलाके में जो मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो थाईलैंड में थोड़ा बीच वाला जो इलाका है वो क्या है कि मैदानी क्षेत्र है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि यह मैदान क्यों है। और नीचे वाले इलाके जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है उनकी स्थिति भी किस प्रकार की पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी छोटे मोटे इलाके पाए जाते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि जितने भी देश है उनके बीचों बीच में पहाड़ी क्षेत्र अधिक मात्रा में उत्तरी पोर्शन में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में मात्र म्यांमार और वियतनाम वाले जो ऊपर वाले इलाके हैं यहीं पर बर्फ पड़ती है, वरना बाद बाकी नीचे वाले इलाके में जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। और उसके नीचे वाले इलाके जो भूमध्य रेखा से टच है वहां पे शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये जलवायु के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इलाका किस प्रकार से है। जलवायु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जो अंशांशीय स्थिति है उसका विस्तार और अंशांशीय स्थिति जो कहां तक फैली हुई है उसको आपको ध्यान रखना है। तो आपके माइंड में स्वतः ही वो चीज आ जाएगी कि ये अंशांशीय कहाँ पे है, 0 डिग्री अंशांश के आसपास जो देश पाए जाते हैं वहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, गर्म प्रकार की पाई जाती है। और ये गर्म, आर्द्र और शुष्क और ये तीनों प्रकार की जो विशेषता है वो विशेषताएं किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में मानसून की जो स्थिति है उसी प्रकार कहीं ना कहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया मानसून की स्थिति से प्रभावित है। तो आप ये भी कर सकते हो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। तो आपको जो पर्वतीय क्षेत्र है इनमें तापमान की स्थिति कम पाई जाती है, लेकिन जो नीचे वाले इलाके जो भूमध्य रेखा से नजदीक है यहाँ पर गर्म प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और आप जस्ट लाइक दैट मरुस्थल जो होता है उस प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो जलवायु के बारे में आपको 3 बात ध्यान रखनी है कि तो गर्म है, शुष्क है और आर्द्र है। उसकी वजह क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे एक तो बरसात की मात्रा अधिक पाई जाती है, गर्म अधिक पाई जाती है और ऊपर वाले इलाकों में तापमान ठंडा पाया जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु की बात हुई। उसके बाद दोस्तों बात आती है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब क्या है कि नदी तंत्र किस प्रकार का है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में मात्र 5 ही बड़ी नदियां हैं। ये 5 बड़ी नदियों को आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 बड़ी नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है मेकांग रिवर। ये ध्यान रखना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा पर्वत के सहारे उत्तरी शान पर्वत चाइना के दक्षिणी क्षेत्र से निकलने के बाद मर्तमान की खाड़ी में जो नदी गिरती है, ये भी ध्यान रखना है कि पूरे दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया के पश्चिमी भाग में है। तो इस नदी का नाम है इरावदी नदी। ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि किधर से किधर फ्लो हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है और दक्षिणी भाग में इसकी नीचाई कम होती चली जाती है। तो जो भी नदियां हैं वो फ्लो होती है उत्तरी क्षेत्र से और दक्षिणी क्षेत्र में की ओर होती है। ये ध्यान रखना है। तो आपको पहली नदी जो आपको पता होना चाहिए वो म्यांमार के अंदर होती हुई बहती है और उस नदी का नाम है इरावदी नदी।
ये ध्यान रखना है, ये मर्थवा की खाड़ी में अंडमान सागर के पास में आके गिरती है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी नदी आती है उसका नाम है सालवन नदी। ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वी म्यांमार के अंदर बहते हुए, इसकी स्थिति आपको ध्यान रखना है कि ये जो मलेशिया है, मलेशिया के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आके ये नीचे आके गिरती है। तो ये दूसरी बड़ी नदी है जो सालवन है। तीसरे नंबर पे जिस नदी का नाम है, और यहाँ पे राजधानी है बैंकॉक, तो ये ध्यान रखना है। और इस नदी का नाम है चायो फ्राया। ये ध्यान रखना कि उत्तरी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाला थाईलैंड के अंदर जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है चायो फ्राया। ये ध्यान रखना है कि ये नदियों के क्षेत्र जो है ज्यादा बड़े नहीं है, वजह उसकी क्या है कि वहां पर्वतीय क्षेत्र है, तो सकरी घाटियों से ये नदियां निकलती हैं। कई प्रकार की जो सहायक नदियां उनसे मिलने के बाद एक बड़ी नदी बनाती हैं, लेकिन इन नदियों का कोई बड़ा कैचमेंट एरिया या चौड़ा बहाव क्षेत्र नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये तीसरी नदी हुई। और जो मेकांग रिवर है वो जो सबसे लंबी नदी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेकांग रिवर है ये अपने लाओस और कंबोडिया के बॉर्डर बनाते हुए नीचे की साइड गिरती है, इसका नाम है मेकांग। तो ये मेकांग जो रिवर है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और इसका बहाव भी आपको ध्यान रखना है कि लाओस के बहते हुए थाईलैंड और कंबोडिया के रास्ते बिल्कुल नीचे आके ये कहीं ना कहीं आके यहाँ पे टकराती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पोजीशन चौथे नंबर की जो नदी है, बड़ी नदी, उसका नाम क्या है, मेकांग रिवर। ये जो छोटा मोटा डेल्टा बनाती है, डेल्टा इसलिए बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाकर लाए जाते हैं। तो ये जो नदियां मैंने आपको बताई है ज्यादा बड़ा एरिया में ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटा मोटा डेल्टा बनाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवें नंबर की जो नदी है उसका नाम है रेड नदी। ये ध्यान रखना है कि रेड रिवर जो है ये टोंगकिन की खाड़ी, ये चाइना का जो दक्षिणी पोर्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे आके इसका बेसिन पाया जाता है रेड रिवर का। ये 5 नदियां पाई जाती हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये बड़ी। अब ये भी ध्यान रखना है कि जावा है, सुमात्रा है, या ईस्ट तिमोर है, या फिलीपींस है, इन क्षेत्र में कोई बड़ी नदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो ये दूसरे नंबर का टॉपिक हुआ नदी तंत्र। पहला ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है उसकी भूआकृति। दूसरे नंबर पे आता है जलवायु, और तीसरे नंबर पे आता है नदी तंत्र। ये ध्यान रखना है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नदी तंत्र के बाद चौथे नंबर पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार की है, वनस्पति। तो वनस्पति वाले क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ज्यादा हाइट वाले इलाके हैं, वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि उत्तरी चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, बड़े पर्वतीय श्रृंखला है। तो उसके नीचे जब आप मैदानी क्षेत्र में आओगे तो मानसून प्रकार की जो वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे कि शीशम है और आम है, जो फल वाले क्षेत्र हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो फलों की खेती की जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मैंने आपको बताया है, ये जो पोर्शन है पर्वतीय क्षेत्र में, इनकी नेचुरल वेजिटेशन है वो शंकुधारी वनों से पाई जाती है। यहाँ पे भी थोड़ी मात्रा में मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास जो भी प्रकार देश पाए जाते हैं वहां पर मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती, वो वनस्पति पाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसी प्रकार की वनस्पति साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बड़े क्षेत्र पर जो वन है वो वन सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर वनों की स्थिति बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद जो बात आती है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था। साउथ ईस्ट एशिया की जो अर्थव्यवस्था है किन किन चीजों के ऊपर निर्भर है, कि यहाँ के जो जीडीपी है वो कितनी मजबूत है, या अपने व्यापार में इन लोगों का कितना % हिस्सा है, या फिर कुछ नई जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, या प्राकृतिक जो खनिज संसाधन है वो साउथ ईस्ट एशिया में कितने हैं,
और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आर्थिक व्यवस्था होगी वो देश के ऊपर कितनी निर्भर करती है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका जो पोजीशन मैंने आपको बताई दी है, अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आपको इसमें एग्रीकल्चर लेना है। एग्रीकल्चर से मतलब कृषि लेनी है। तो ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कृषि में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जाता है उसमें आता है चावल। ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया में गेहूं की स्थिति ना के बराबर है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन बड़ी नदियों के डेल्टा की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में चावल जो है वो सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि चावल मौसमी चावल की जो फसल है वो भी 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, एक तो आस है, एक अमन है और एक बोरो है। जो प्लांटेशन है ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का चावल बोया जाता है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाती है, ये कंटूर कृषि जिसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कंटूर कृषि की जाती है, और जो मैदानी वाले इलाके तो मैंने आपको बताया था कि बैंकॉक के अंदर प्लेन क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी चावल की स्थिति बोई जाती है। दूसरे नंबर पे कृषि में आता है जो मुख्य उत्पादक है खाद्यान्न पदार्थों में, उसका नाम है मक्का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बड़े क्षेत्र पर मक्का यहाँ बोई जाती है। जो प्लेन ये मैदानी क्षेत्र है इनमें आपको थोड़ी मात्रा में जावा है, सुमात्रा है, बोर्नोई है या फिलीपींस है, इसमें मक्का की मात्रा अत्यधिक बोई जाती है। तीसरे नंबर पे जो खाद्य पदार्थों में जो फलों में आता है उसका नाम है केला। ये ध्यान रखना है कि केला भी फिलीपींस द्वीप समूह, इंडोनेशिया में जावा द्वीप समूह, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें इन क्षेत्रों के अंदर केला जो बोया जाता है वो सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। उसके बाद जो प्लांटेशन वाली कुछ फसलें हैं, प्लांटेशन से मतलब है कि जैसे कि चाय है, कॉफी है, कोको है, जाफरान है, ये ध्यान रखना है कि ये बड़े क्षेत्र में बोई जाती हैं और ये प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन से मतलब कहीं न कहीं ये बड़े क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में इनको बोया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो चाय है, कॉफी है और कहवा है। ये साउथ ईस्ट एशिया में जो पीने योग्य फसलें हैं वो अत्यधिक मात्रा में बोई जाती है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जो कृषि की जाती है उनमें आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट उत्पादक वाली चीज है वो फसल आती है रबड़। और ये ध्यान रखना है कि मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है गर्म होती है और गर्म होने की वजह से रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक साउथ ईस्ट एशिया में होता है। और जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं एक तो मलेशिया है, एक सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये कृषियों के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कृषि क्षेत्र है। और एक फसल आती है गन्ना। तो ये गन्ना भी यहाँ पर कहीं न कहीं इंडोनेशिया में और मलेशिया में बोर्नोई के अंदर गन्ना अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर में बड़े क्षेत्रों पे किन किन चीजों की खेती की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थ फसलों में आपको ध्यान रखना है मात्र 2 ही है, एक तो है चावल और दूसरा है मक्का, ये ध्यान रखना है। और जो खाद्य पदार्थों में आपको ध्यान रखना है कि जो दालें हैं वो भी साउथ ईस्ट एशिया में अत्यधिक बोई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पीने योग्य फसलें हैं जिनका प्लांटेशन किया जाता है जैसे कि चाय है, कॉफी है, कहवा है, ये कहीं न कहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया में अत्यधिक तरीके से बोई जाती है। बोने की वजह क्या है कि इनके लिए एक निश्चित हाइट चाहिए और पर्वतीय उत्तरी पोर्शन जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये जो चाय होती है वो एक निश्चित हाइट पे बोई जाती है, कहवा है वो एक निश्चित हाइट पे जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर कहवा, कॉफी और चाय तीनों प्रकार की फसलें बोई जाती है। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि और जो फसलों में आती है तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है एक तो है लौंग, एक है अदरक, इलायची। ये इसका उत्पादन साउथ ईस्ट एशिया में अत्यधिक किया जाता है। तो लौंग है, इलायची है, अदरक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो मसाले हैं साउथ ईस्ट एशिया में मसालों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो मसाले हैं, अदरक है, इलायची है, तो इनका विश्व स्तर पर भी उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी फसलें कहीं न कहीं एक तो मसाले इनको भी आपको बोलना है, खाने योग्य फसलें हैं,
पीने योग्य फसलें हैं और ये मसाले हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी ही है। और अगली जो बात आती है जिनके ऊपर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो स्टील और एक टिन, एक निकेल और एक क्रोमियम, ये 4 प्रकार के जो खनिज संसाधन है ये अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर निकाले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार के दक्षिणी पोर्शन थाईलैंड में है, लाओस, वियतनाम और मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है, इनमें इन चीजों का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। आएगा समझ? तो ये ध्यान रखना है कि ये फसलों के बारे में आपको ध्यान रखना ही है, जो खनिज संसाधन है उनको आपको ध्यान रखना है। और एक अगली बात आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये ध्यान रखना है कि उत्तरी क्षेत्र में खासकर म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा या अत्यधिक मात्रा में आज की डेट में विकसित हो रहा है। लेकिन पुराने दौर में ये यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रकार की कृषि हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल रीजन बहुत कम थे। तो एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो वाहन बनाते हैं, ये आईटी टूल्स जो होते हैं, कंप्यूटर के जो सामान बनाए जाते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, खनिज संसाधन के बारे में आपको चर्चा करनी है। उसके बाद जो अगला आता है पेट्रोल। ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पेट्रोल की स्थिति सर्वाधिक जो पाई जाती है, एक तो है ब्रुनई और एक है इंडोनेशिया, और ये एक द्वीप है स्पार्टली द्वीप। ये ध्यान रखना है, ये डिस्प्यूटेड द्वीप है जिसपे चाइना भी कब्जा करता है, कई देश कब्जा करते हैं यहाँ के, इसको अपना बताते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की अत्यधिक मात्रा में उपलब्धि है। ये भी ध्यान रखना है कि जो पेट्रोल का उत्पादन और जो प्राकृतिक गैस है उसका वो जो उत्पादन करते हैं उन देशों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्टली जो बड़े उत्पादक देश है पेट्रोल डीजल के, एक तो है ब्रुनई है, सिंगापुर है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल की उपलब्धता पाई जाती है, जिससे कि अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर या जीडीपी में का काफी योगदान है। ये इकोनॉमिक बेस है किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का या किसी भी महाद्वीप का। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की इंडस्ट्रियल सेक्टर है और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है किन किन मिनरल्स के ऊपर टिकी हुई है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो आज मैंने आपको बताया है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो जनसंख्या है, एक टॉपिक और बच जाता है जनसंख्या संक्रमण। तो ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया में अधिकतर लोग मंगोलाइट प्रवृत्ति के हैं या मंगोलाइट प्रजाति के पाए जाते हैं। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई प्रकार के जो नजातीय समूह हैं, जो एथनिक डाइवर्स हैं, जो मतलब नजातीय समूह है जो छोटी छोटी जनजाति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो म्यांमार के राखाइन प्रांत है, वहाँ के जो माइग्रेटेड लोग हैं जिनका नाम है रोहिंग्या मुसलमान, ये ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो छोटे छोटे प्रांत हैं इनमें अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि डयाक है या श्याम है या मलय प्रायद्वीप पे श्याम पाए जाते हैं। ये लाओस है, वियतनाम है, जिसे बर्मीज है, ये ध्यान रखना है। तो बर्मीज भी कम्युनिटी भी है और उसके नाम से यहाँ पे छोटे छोटे प्रकार के जनजातीय समूह हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनजातीय समूह है किस धर्म के मानने वाले हैं, कौन कौन सी भाषा यहाँ बोली जाती है। तो इंडो चाइना यहाँ पे भाषा बोली जाती है, बर्मीज यहाँ पे बोली जाती है, और जो सिंगापुर है यहाँ पे श्याम या मलय प्रायद्वीप में थोड़ी बहुत चाइनीज बोली जाती है। उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि जो जावा है और सुमात्रा है, जावा विश्व में जो इस्लामिक जनसंख्या है, यह वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो इंडोनेशिया है। और उसमें जो धर्म के लोग पाए जाते हैं वो है मुस्लिम धर्म, जो सर्वाधिक मात्रा में वर्ल्ड लेवल पर पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया में धर्मों की अगर बात की जाए तो अनेक प्रकार के, या मेरा मानना है कि सभी प्रकार के धर्म साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो मोस्ट एथनिक डाइवर्स ऑफ द नेशन इज साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि तो इस्लाम है, तिब्बती है, बौद्धिस्ट है, हिंदू है, ईसाई है और फारसी हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रजाति किस प्रकार की है, ये लोग किन किन चीजों में लगे हुए हैं, या यहाँ की जनसंख्या का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय क्या है, उसके बारे में ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर में और मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर में एक मछली पालन जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य भोजन है या साउथ ईस्ट एशिया का जो मुख्य भोजन है, जो खाने वाली चीज है, तो एक तो आपको चावल ध्यान रखना है, दूसरा मछली, ये ध्यान रखना है। ये इलाके जो है यहाँ पे मछली पालन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रहे कि मैप से ही देखकर आप पढ़ें और एक एक जो द्वीप है उनके बारे में भी अंडरलाइन करें। ये कई बार आपको मैप में शो करने के लिए आ जाता है। तो इन बारीकियों को आप समझने के बाद ये महसूस करना कि जो भी कोई क्वेश्चन अगर साउथ ईस्ट एशिया से किसी द्वीप के बारे में पूछ जाए, फॉर एग्जाम्पल शोनोवाशी द्वीप ये कहाँ स्थित है, तो ये जब आप मैप में देखोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि पूर्वी तिमोर, ये आपने साउथ ईस्ट एशिया में नाम ही पहली बार सुना है। ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो आसियान है एक संगठन है जो अर्थव्यवस्था, सैन्य साधन और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें मात्र 10 देश आते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूर्वी तिमोर को भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो ये टोटल 11 कंट्रीज है। तो जो भी आप रीजनल या क्षेत्रीय अध्ययन करने बैठे हैं, तो सबसे पहली बात मैं जो आपको बताऊं, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखना है कि भौगोलिक स्थिति पहली कंडीशन, तो भौगोलिक स्थिति अंशांश और देशांश, ये कंडीशन आती है। उसके बाद आती है कि भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि भौगोलिक क्षेत्र में अगर भौगोलिक क्षेत्र में इसको बांटा जाए तो ये मात्र दो प्रकार का है। ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया एक तो है मुख्य भूमि और दूसरी है समुद्री सीमा। ये दो ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। ये मुख्य भूमि से मतलब जो ध्यान रखना है कि उत्तरी क्षेत्र से जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए देश है उनमें कौन कौन से देश आते हैं। एक तो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है और मलेशिया है और मलेशिया, ये ध्यान रखना। तो ये यहीं तक है जो कहीं ना कहीं मुख्य भूमि में पाए जाते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जो देश मुख्य भूमि से अलग है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, उनके बारे में ध्यान रखना है कि तो सिंगापुर, ये भी ध्यान रखना है कि सिंगापुर एक द्वीपीय क्षेत्र है और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सबसे मजबूत मानी जाती है। पर कैपिटा इनकम भी सब ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी सिंगापुर में सब ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो ही पोजीशन आती है, तो मुख्य भूमि और दूसरा कौन सा है कि जो समुद्री क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया है, इरियंजा है, सोलोवासी है, पूर्वी तिमोर है, फिलीपींस है, ये प्रशांत महासागर वाले इलाके जो है। तो ये अगर आप बांटना चाहो तो दो भागों में बांट सकते हो, एक तो मुख्य भूमि साउथ ईस्ट एशिया और एक समुद्री सीमा साउथ ईस्ट एशिया, दो प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। ये भौगोलिक स्थिति आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसमें आता है कि टेरेन फीचर्स। टेरेन फीचर से मतलब आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देश की स्थलाकृति किस प्रकार की है। तो आपको ध्यान रखना है मुख्य 3 ही पोजीशन पाई जाती है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र और तीसरा मैदानी क्षेत्र। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो बड़े पर्वतीय क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र में है और यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में ऊंचाई पाई जाती है। और दक्षिणी पोर्शन में इसकी क्या है, जो चौड़ाई है या प्लेन क्षेत्र है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अराकान यूमा, उसके बाद नीचे वाले इलाके में, और जो द्वीप है उनके बीच वाले जो हिस्से हैं उनमें भी एक निश्चित हाइट तक पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कि बोर्डो में मैंने आपको बताया है, सुमात्रा में मैंने आपको बताया था, जावा क्षेत्र है उसमें भी मैंने आपको बताया है, फिलीपींस में भी कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थलाकृति किस प्रकार की है। तो आपको 3 ही भागों में इसकी स्थलाकृति को बांटना है, तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पठारी क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र। उसके बाद जो आता है स्थलाकृति के बारे में, फिर आता है जलवायु। जलवायु में आपको बता ही चुका हूं कि मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसमें भी गर्म, आर्द्र और शुष्क 3 प्रकार की, और कुछ मात्रा में मरुस्थल प्रकार की या अत्यधिक टेम्परेचर वाली जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखना है प्राकृतिक वनस्पति,
प्राकृतिक वनस्पति का आपको सभी को पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक वन पाए जाते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे अत्यधिक सक्रिय घाटी होने की वजह से प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्र की यहाँ पर पाई जाती है। अगला टॉपिक आता है मृदा। ये मृदा किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर रेड प्रकार की सॉइल पाई जाती है, लेकिन नदियों के माध्यम से जो मृदा पर्वतीय क्षेत्र से जमीनी क्षेत्रों में लाई जाती है वो कछार या बालू प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कछार मृदा जिसे कहते हैं, बलुई, ये ध्यान रखना है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो किस प्रकार की है, बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ पाई जाती है। तो ये भी कंडीशन आपको मृदा की देखनी है कि जहाँ पे नदी क्षेत्र ज्यादा है वहां पर मृदा बलुई प्रकार की या कछार प्रकार की पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों ऊपर वाले इलाके हैं वहां पे रेड सॉइल पाई जाती है, और ये पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता चुका हूं, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि साउथ ईस्ट एशिया के बारे में क्षेत्रीय अध्ययन को समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप सभी को पता है कि ये एक फ्री क्वेश्चन है जिसमें आप सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु के बारे में बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रीजनल स्टडी पर कंट्री की आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी जो क्षेत्र है उनमें उनके बेस पे इनकी जो जलवायु है उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो जलवायु, या फिर क्वेश्चन बनता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो भौगोलिक क्षेत्र है उनके बारे में अध्ययन करिए। तो भौगोलिक क्षेत्र से आपको पता है कि भौगोलिक क्षेत्र वो होते हैं जो प्राकृतिक या भौतिक चीजें जो होती हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, या पठारी क्षेत्र है, या समुद्री क्षेत्र है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र है, तो इनके बारे में कई बार चर्चा करने को आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, लेकिन आपको इतने सारे पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, तभी वो क्वेश्चन का आंसर पूरा हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक में, ये नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे साउथ वेस्ट एशिया की। और ध्यान रखना है कि टॉपिक सारे यही रहेंगे। तो एक बार आप भी पढ़ें और मैथ में भी इनकी स्टडी करें और लिखने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो इसलिए जैसे कि जलवायु क्वेश्चन आया तो आप बहुत कम लिख पाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं जो पर कंट्री वाइज क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।